मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतज़ार है। मैं क्या करूं, अजनबी से मुझे प्यार है। वो अजनबी जाना पहचाना, सपनों में है उसका आना जाना। आ अजनबी तेरे लिए दिल ये मेरा बेकरार है। मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतज़ार है। मैं क्या करूं, अजनबी से मुझे प्यार है। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर आइज बाई वीआरपी पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए सीडीपी के तहत एक और नया चैप्टर लेकर आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका माइक्रो टीचिंग, जिसे सूक्ष्म शिक्षण के नाम से हम लोग जानते हैं, या उसी का एक और नाम है टीचिंग स्किल्स, शिक्षण कौशल। देखिए दोनों के अंतर से पहले समझाते हैं। देखिए सूक्ष्म का मतलब ही होता है छोटे स्तर पर, और शिक्षण का मतलब होता है जो आपका शिक्षण प्रक्रिया है, जो सिखाने और सीखने की जो प्रक्रिया चलती है। तो माइक्रो यानी जो आप टीचिंग यानी टीचर बनने से पहले जो आप एक शिक्षक की भूमिका निभाते हैं, तो उसे जो छोटे स्तर पर किया जाता है उसी को हम लोग सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। और टीचिंग स्किल्स यानी शिक्षण कौशल, चूंकि आप एक टीचर बनने वाले हैं, तो टीचर बनने से पहले आपके अंदर कुछ स्किल्स होनी चाहिए, आपके अंदर कुछ कौशल होने चाहिए, ताकि आप जब क्लास में जाए तो बच्चे आप में रुचि ले, बच्चे किसी भी विषय को रुचिपूर्ण ढंग से पढ़े, उसे उबाऊ न फील हो और वह घुल मिल के रहे, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखे। तो उसके लिए यह जरूरी होता है कि आपके अंदर एक शिक्षण का कौशल जरूर हो, नहीं तो आपकी सारी जो डीएलएड या बीएड जो भी करते हैं वो सारा का सारा धरा का धरा रह जाता है। तो हम लोगों को सबसे पहले जब डीएलएड या टीचर ट्रेनिंग जिसे आप कहते हैं या बीएड हम लोग करते हैं, तो जो भी आप टीचर बनने से पहले एक डिग्री लेते हैं, तो वो जो होता है उसमें आपको एक प्रैक्टिस कराई जाती है, अभ्यास कराया जाता है, ताकि आप शिक्षक बनने से पहले एक शिक्षक का मॉडल पेश कर सके। और ये जो है सूक्ष्म शिक्षण, जिसे 1963 ईस्वी में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ड्वाइट डब्ल्यू एलन ने दिए थे, और कभी कभी डब्ल्यू एलन भी लिखा रहता है। अब देखिएगा, ये शिक्षण अभ्यास कराने की तकनीक है। आपको शिक्षण शिक्षण माने क्या, पढ़ाना, और शिक्षण अभ्यास कराने की तकनीक है। ये कहाँ पे कराया जाता है, जहां पे आप टीचिंग स्किल्स को सीखने के लिए एडमिशन लेते हैं, चाहे डीएलएड हो चाहे बीएड हो, तो शिक्षण संस्थानों में कराया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान उसी सत्र के छात्रों के बीच में से एक एक करके अभ्यास करता है इसे। नहीं, मान लीजिए कि एक छात्र पहले आया, उन्होंने पहले अपना टीचिंग स्किल्स दिखाया, आपको कोई एक टॉपिक दे दी जाती है, आप वो तैयार करके आते हैं और उसी को वहां पे कराई जाती है। उसमें क्या होता है कि आपके साथ जो पढ़ रहे होते हैं वही बैठे होते हैं और वो छात्र की भूमिका निभाते हैं, और आप एक शिक्षक की भूमिका में आप उन्हें ही पढ़ाते हैं। लेकिन यह छोटे स्तर पर होता है, इसमें 5 से 10 छात्रों को ही शामिल किया जाता है, और प्लस इसमें समय भी बहुत कम लगता है। लगभग ये 6 चरणों में संपादित होता है, लेकिन 5 चरण का समय इसमें इंक्लूड शामिल किया जाता है। और यह जो होता है छोटा सत्र होता है, 36 मिनट का सत्र होता है, और एक दिन में यानी प्रतिदिन एक ही टॉपिक को कराना होता है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में एक जो छात्र वो कई टॉपिक को करा देगा, ऐसा नहीं कराया जाता है। अब इनकी कुछ विशेषताएं देखिए। यह व्यक्तिगत शिक्षण अभ्यास तकनीक है, इसमें एक एक करके कराए जाते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे समूह में बैठा दिए और सभी अपना टीचिंग स्किल्स दिखाएंगे, एक एक करके दिखाते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक टीचिंग स्किल्स दिखा रहा हूं, तो उसी तरीके से आप भी आएंगे कैमरा के सामने और आप भी क्या करेंगे, टीचिंग स्किल्स को दिखाते। इसमें क्या होता है कि एक छात्र उसमें से आकर एक टीचर की भूमिका में उन्हीं अपने ग्रुप में से ही उन्हीं को पढ़ाने का काम करते हैं, और जिसमें एक ऊपर कैमरा लगा रहता है, जिससे आपके हाव भाव पढ़ाने का तकनीक जो होता है उसको रिकॉर्ड की जाती है। और आपको देखने के लिए एक सुपरवाइजर भी होता है, जो कि आपको हमेशा ऑब्जर्व करते रहता है, और आप
अपने जो सत्र, उसी सत्र का जो छात्र है उसे आप एक छात्र मानकर पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं मानते कि हमारे ही साथ पढ़ रहे हैं तो वो मेरे जैसा ही टीचर है, ऐसा नहीं मानते। वहां पे हम समझते हैं कि रियल में वो छात्र है। लेकिन यह जो होता है वास्तविक शिक्षण होता है, ऐसा नहीं कि ये कोई नाटक होता है, ये एक तरह का वास्तविक शिक्षण होता है। और योजना का आकार छोटा किया जाता है, चूंकि 36 मिनट का रखा जाता है, ये 6 चरणों में संपादित किया जाता है। प्रतिदिन एक शिक्षण कौशल का अभ्यास करा जाता है। जैसे अगर आपको पढ़ाना है क्षेत्रफल, तो एक दिन में आप केवल क्षेत्रफल नहीं पढ़ाएंगे, दूसरा दिन फिर दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे। 5 से 10 छात्र रहेंगे। हाँ, इसमें एक फायदा, सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें जो होती है कि आपका फीडबैक तुरंत मिल जाता है। यानी अभी आपने पढ़ाया और आपको अभी ऑब्जर्वर जो होते हैं, जो सुपरवाइजर होते हैं, निरीक्षण करने वाले, वह उसी समय आपकी कमी को, आप में क्या और डेवलप करना है, इंप्रूव करना है, वो उसी समय आपको बता देते हैं, जिससे आपको और आसानी हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म शिक्षण जो होते हैं वो 6 स्टेप्स में होते हैं और टाइम जो होता लगता है इसमें करीब 36 मिनट का इसमें समय का उपयोग किया जाता है। छात्र इसमें कितने शामिल होते हैं? 5 से 10 छात्र होते हैं। अब देखिएगा, जो 6 चरणों में होता है, तो पहला होता है पाठ योजना, लेसन प्लान, जिसे हम लोग घर पर से बना कर लाते हैं, एक अच्छी तरीके से लेसन प्लानिंग कर लेते हैं और उसके बाद हम शिक्षण करते हैं अपने ही ग्रुप में, उसे हम लोग शिक्षण करते हैं 6 मिनट का। जब शिक्षण हो जाता है तो उसका फीडबैक, प्रतिपुष्टि होती है कितने मिनट का? 6 मिनट का। और उसके बाद फीडबैक मिलने के बाद फिर री लेसन प्लान हम लोग करते हैं कितने मिनट तक? 12 मिनट तक। उसके बाद री टीचिंग, फिर से आपको क्या करना पड़ता है? उसे पढ़ाना पड़ता है, शिक्षण करना पड़ता है 6 मिनट, और फिर आपको री फीडबैक दी जाती है, कितने मिनट? 6 मिनट। तो फीडबैक कौन देता है? जो सुपरवाइजर होंगे वही ना करेगा। तो ये टोटल जो होते हैं 6 चरणों में होता है और कितने मिनट समय लगेगा? 36 मिनट। लेकिन याद रखिएगा, सूक्ष्म शिक्षण में जो ये है आपका पाठ योजना, लेसन प्लान, चूंकि आप ये तो घर से बना कर लाते हैं, तो जब घर से बना के लाते हैं तो आपको इसमें समय को काउंटिंग नहीं की जाती है। नहीं, एक दिन में केवल एक ही टॉपिक पढ़ाई जाती है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में कई आप टॉपिक लेके पढ़ा देंगे, और एक दिन में एक एक छात्रों को ही मौका दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं कि एक ही बार सभी छात्र आके और जल्दी जल्दी से अपना परफॉर्म कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। एक छात्र आएंगे, दूसरा फिर आएंगे, इस तरीके से एक क्रम चलते रहेगा। कहाँ पे कराई जाएगी? शिक्षण संस्थान में, जहां से आप टीचर ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। तो आइए देखते हैं, डॉक्टर एलन ने 14 कौशल बताए, और ये 14 कौशल जो है इस प्रकार से, सबसे पहले कक्षा प्रबंधन कौशल। जब आप एक शिक्षण प्रक्रिया के लिए जाते हैं क्लास में, तो आपको कक्षा प्रबंधन का कौशल आना चाहिए। यानी आप कक्षा में किस प्रकार से मैनेजमेंट करते हैं, बच्चे को किस प्रकार से बैठाते हैं, किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करते हैं, ये आपको प्रबंधन कौशल आना चाहिए। दूसरा होता है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल का मतलब होता है कि आप जब अपनी प्रस्तावना, यानी जब आप शिक्षक के रूप में जाते हैं, तो आप जब किसी भी चैप्टर को शुरू करते, पाठ को शुरू करते, तो उसके पहले आप बच्चों से यह जान लेना जरूरी है कि उसका ज्ञान पहले से पूर्व ज्ञान कितना है, और उसी के आधार पर आप पढ़ाते हैं। प्रस्तावना कौशल में कभी भी बायसनेस नहीं की जाती है, लैंगिक पूर्वाग्रह नहीं की जाती है। उद्दीपक विभिन्नता कौशल जो होते हैं, इसमें क्या होता है कि बच्चे के सामने कुछ इस प्रकार से रुचि जगाई जाती है कि बच्चे शिक्षण अधिगम को रुचि से कर सके। संप्रेषण कौशल, आपके अंदर एक ऐसा गुण होना चाहिए या आपके अंदर पढ़ाने की एक शैली होना चाहिए जिससे आप जो संप्रेषण कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो बढ़िया हो, ताकि बच्चे रुचि लेकर पढ़े। व्याख्या कौशल, आपको जब ज्ञान रहेगा बढ़िया से उस टॉपिक पर, तो आप अच्छा से उसको व्याख्या कर पाएंगे। अंतःक्रिया कौशल, आप जब भी पढ़ाएं तो उसमें शिक्षक और छात्र के बीच एक इंटरेक्शन होना चाहिए, दोनों के बीच जुड़ाव लगना चाहिए। श्यामपट्ट कौशल, आप जब श्यामपट्ट पे लिखने के लिए जाते हैं तो वो कौशल आपको विकास होना चाहिए। आप जब बोर्ड पे लिखते हैं तो सबसे पहले उसमें स्पष्टता होनी चाहिए और लिखावट थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, ताकि सभी को दिख सके। शिक्षण सहायक सामग्री, आपको शिक्षण करने के लिए
आपको शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। खोजपूर्ण प्रश्नों का कौशल, आप बच्चे में इस प्रकार से क्या करेंगे, पाठ को पढ़ाएंगे जिसमें बच्चे खोजपूर्ण प्रश्नों का कौशल डेवलप कर सके, नहीं जिससे बच्चे जो हो सके वह प्रश्नों का कौशल यानी क्वेश्चन का जो स्किल्स है वह खोजपूर्ण होनी चाहिए। बच्चे के दिमाग में हमेशा एक उत्तेजना होनी चाहिए, एक उत्साह होनी चाहिए और सृजनात्मक होना चाहिए। मूल्यांकन कौशल होना चाहिए, बच्चे का मूल्यांकन भी होना जरूरी है। और खुले अंत वाले प्रश्न हो, जब भी आप पढ़ाएं तो बच्चे के सामने एक ओपन क्वेश्चन रखें ताकि वह एक से ज्यादा क्या कर सके, उसका सॉल्यूशन दे सके। स्किल्स ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, आपको इस तरीके के क्वेश्चन देना चाहिए जिसमें बच्चे जो हो उसको ज्ञान, उसके बाद समझ होते हुए मूल्यांकन की ओर बढ़ सके। मौन एवं अशाब्दिक संकेत, आपके अंदर यह भी कौशल होना चाहिए ताकि आप अशाब्दिक यानी आपके अंदर जब शब्द बिना शब्द को व्यक्त किए हुए भी मौन रूप से भी संकेत के रूप में बच्चे को समझा सके। और गृह कार्य अंत में कुछ जिस चैप्टर को आपने पढ़ाया, पाठ को पढ़ाया है उससे रिलेटेड गृह कार्य भी होना चाहिए। और वैसा गृह कार्य मत दीजिएगा जिससे आप बच्चे को बताए नहीं, ताकि वह अगर आप उसी में से बताएंगे जो आपने पढ़ाया उससे रिलेटेड, और सृजनात्मकता होनी चाहिए, स्किल्स ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग, तो इस सारे गुणों को समाहित करके गृह कार्य देंगे तो वह और ही बढ़िया हो जाएगा और बच्चे मन लगा के घर पे करेंगे भी उसको। तो आइए देखते हैं, एनसीईआरटी आया था 1961 ईस्वी में। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। उसके बाद देखिएगा एससीईआरटी यानी एनसीईआरटी का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एससीईआरटी जो 1986 में आया था, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। और एनसीटी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। और सीएबी कैब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन 1920 में आया था। और एनयूईपीए न्यूपा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और विशेष आगे मैं और सीटेट के लिए सीडीपी का नए नए सेक्शन लेकर आ रहा हूँ और कुछ ही दिनों में आपके लिए मैं क्वेश्चन भी लेकर आ रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें 4 ऑप्शन जैसे सीटेट में पूछे जाती है सेम वही पैटर्न पे रहेगी। और आप अपने अंदर की जो जज्बा है, उत्साह, उसको बनाए रखिए। आप डगमगाए नहीं, एग्ज़ाम जब होना होगा तब होगा, लेकिन आप अपने लक्ष्य की ओर बने रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड देयर इज़ नो शॉर्टकट वे टू सक्सेस। सफलता का कोई आसान तरीका नहीं होते, सफल वही होते हैं जो लगातार प्रयास करते रहते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की मुसीबत क्यों ना हो। तो ये जो कोविड-19 का एक समस्या है महामारी का, वो इस समय आप आराम से घर पे रहें और सुरक्षित रहे और पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें। आप भटके नहीं कि एग्ज़ाम कब होगा, बहाली होगी या नहीं, ये सब छोड़ दीजिए, वो हमारे हाथ में नहीं। हमारे हाथ में मेहनत करना है, अच्छे मेहनत कीजिए और अच्छा नंबर लाइए। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।